नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और हमारे नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बाजार की बात करें तो दिन के निचले स्तर से दिन की ऊंचाई से थोड़ी सी गिरावट दिखी है। कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे, आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज भी लेकर आएंगे। हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे और सबसे पहले नजर डालते हैं अगले 1 घंटे में शो पर कौन से सेगमेंट्स रहेंगे। सबसे पहले 2:35 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल्स। उसके बाद 2:50 पर ऑप्शंस के चैंपियंस। 3 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे मार्केट्स एट 3। 3:15 पर BTST और STBT ट्रेड के कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और 3:20 पर कल के लिए कौन से इम्पोर्टेंट और अहम ट्रिगर्स और क्यूज रहेंगे उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे बाजार की 5 बड़ी बातों पर। निफ्टी ऊपर से करीब 200 अंक फिसला, 25,100 के नीचे अब फिसलता हुआ। बैंक निफ्टी ऊपर से करीब 650 अंक फिसलकर 51,000 के आसपास। इसी के साथ रियल्टी शेयरों पर नजर डालते हैं, यहां पर भी तेजी दिखी है। फीनिक्स मिल्स की बात करें तो करीब 5% की तेजी और निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर भी रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में करीब 24 अंकों की तेजी दिखी है। रेलवे शेयरों की बात करें तो यहां पर भी तेजी है। राइट्स 9% ऊपर, 9.5% की तेजी राइट्स पर दिखी है। फार्मा शेयरों में भी खरीदारी है। डिवीज लेबोरेटरीज 8% की तेजी के साथ निफ्टी फार्मा इंडेक्स का टॉप गेनर। ब्रोकरेज की बुलिश इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट के चलते डिवीज लेबोरेटरीज में करीब 8.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लेकिन जैसा मैंने बताया, दिन की ऊपरी स्तर से देखें तो बाजार में गिरावट दिखी है। रियल एस्टेट शेयरों में काफ़ी एक्शन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आउटकम भी आ चुका है। एज एक्सपेक्टेड ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है, लेकिन स्टांस चेंज किया है। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल का स्टांस किया गया है। कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स भी इसके चलते फोकस में है। सबसे पहले इंडेक्स लेवल के गेनर्स पर फोकस कर लेते हैं। सिप्ला 3% से ज़्यादा की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। इसी के साथ टाटा मोटर्स, ट्रेंट दूसरे दिन लगातार ट्रेंट में तेजी दिखी है। कल ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, आज भी करीब 2.5 से 3% की तेजी यहां पर है। मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, SBI जैसे कुछ और स्टॉक्स हैं जो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। लूजिंग साइड की बात करें तो नेस्ले, ITC और HUL इन शेयरों में भी 1.5 से 2.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लेकिन अब कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं और ज़्यादा विस्तार में चर्चा करने के लिए अभिषेक बताएं अब कौन से ट्रिगर्स हैं और बाजार को देखें तो इंडेक्स लेवल पर कौन से लेवल्स है जहां पर नजर रखनी चाहिए। आशीषा, देखिए बाजार में हम ऊपरी स्तरों से जो प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं या फिर जो प्रेशर देख रहे हैं उसकी वजह ये कि देखिए अभी भी स्ट्रेंथ नहीं आई है। अच्छा क्या हुआ है, मतलब अगर उस पर देखें, अगर चाइनीज़ मार्केट में जो लगातार तेजी हो रही थी उसके बाद वहाँ भी मुनाफा वसूली हो रही है। एक ट्रिगर कह सकते हैं कि अच्छा मार लिया, बस वही है। अदरवाइज FIs की बिकवाली अभी चल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट के जो संकट हैं वो लगातार वो बरकरार हैं ही। 1-2 दिनों के मूव से कच्चे तेल में ज़्यादा कुछ ऐसा शिफ्ट नहीं होता है क्योंकि वो बड़े डिस्ट्रप्शन के वहाँ पर संकेत हैं। अमेरिकी बाज़ारों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी अभी फिलहाल अगर आप डाउ फ्यूचर को देखेंगे तो 100 अंकों के आसपास की कमजोरी है। तो जो स्ट्रेंथ की बात हो रही है वो थोड़ा सा ना अभी वेट एंड वॉच वाला मूड रहेगा। उसके लिए थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए समय चाहिए होगा। अच्छी चीज़ ये हुई है कि बाजार का जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा ऊपर ज़रूर आ गया है। निफ्टी को 25,000 पर, मैं ऑप्शंस की डेटा चेक कर रहा था, 25,000 पर अच्छा सपोर्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम 25,200 आज हालांकि पार किया था इंट्राडे में, लेकिन जब तक क्लोजिंग बेसिस पर पार नहीं करता है तब तक वो बाजार की जो कहते हैं कि चाल आगे बढ़ेगी नहीं। 25,200 पर ही बाजार फंसा और वहां से फिर रिवर्सल आ गया। तो ये 200 पॉइंट की जो रेंज है ना बड़ी क्रूशियल है। 25,000 अगर फिर से ब्रेक हो जाता है बाजार फिर और थोड़ा सा नीचे जाएगा, हो सकता है कि वो 24,800 तक जाए। और अगर 25,200 अगर ऊपर की तरफ पार किया बाजार तो ही आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। तब तक एक रेंज में ही फिलहाल कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। और ऐसा हम जब एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे उनका भी यही मानना था। ऑप्शंस की डेटा भी यही इंडिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज़। लेकिन यह है कि हाँ, RBI ने एक कह सकते हैं कि
उम्मीद की किरण जरूर दी है, उन्होंने स्टांस को न्यूट्रल कर दिया है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से। तो आज हमने बैंकिंग फाइनेंशियल में शुरुआती तेजी देखी, लेकिन फिलहाल अगर हम देख रहे हैं तो वो तेजी भी कहीं ना कहीं हवा होती हुई दिख रही है, क्योंकि एक वक्त निफ्टी बैंक था करीब 600 अंकों पर, अब जो तेजी है वो रह गई है 50-55 अंकों के आसपास की। तो पूरी की पूरी तेजी इनफैक्ट निफ्टी बैंक ने सरेंडर कर दी है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज ठीक है, करीब 700 शेयर कमजोर हैं, उसके मुकाबले 1900 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार में आपको क्या ट्रेड लेना है? 25,000 के आसपास का एंट्री करना है 50-100 अंकों के मतलब छोटे छोटे ट्रेड्स के लिए, या फिर एक बार बाजार थोड़ा सा 2-3 सत्र की तेजी दिखा दे उसके बाद ही आपको कोई इस पर व्यू बनाना चाहिए? अपने एक्सपर्ट से समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के खास मेहमान विनय रजानी हैं और जतिन गेडिया हैं। विनय जी, जतिन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टेक्नो स्वदेश पर। विनय जी, एक जरा राय आप मार्केट पर दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस कब रीस्टोर होगा? निफ्टी पर वो कौन सा लेवल पार हो जाएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, अब बॉटम फॉर्मेशन हो गया, बाजार फिर से तेजी के लिए तैयार है? तो डेफिनेटली आज ऊपर के लेवल से हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में गिरावट देखती है। निफ्टी में करीबन मोर देन 200 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में करीबन 700 पॉइंट से भी ज्यादा गिरावट देखी है। एक इवेंट थी आरबीआई की पॉलिसी, वो आ गई। इनिशियली हमने एक पॉजिटिव रिस्पांस देखा, लेकिन बाद में ये फिजल आउट होकर वापस से दिन के नीचे स्तर पे बैंक निफ्टी आके रुका हुआ है। पर जिस तरह के डेवलपमेंट कल से लेके आज तक में हुए हैं, तो थोड़ा पॉजिटिव साइड ही मुझे लग रहा है, क्योंकि जो डेटा है डेरिवेटिव का, जिस तरह से पुट कॉल रेशियो में हमने बढ़त देखी थी, कल के एफआईए का लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है, जिस तरह से काफी मतलब अभी बेयर्स के मतलब शॉर्ट साइड की पोजीशन ज्यादा हो गई है। तो मुझे लग रहा है ये एक इवेंट के बाद का थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 1 से 2 दिन की ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में पूछेंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये डिप को बाय करके चलना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि 25,300 के टारगेट्स अभी निफ्टी में देख सकते हैं। तो आज का जो इंट्राडे फॉल आया है ऊपर के लेवल से, आई थिंक दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी प्योरली फॉर द ट्रेडर्स। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो डेफिनेटली अभी भी मार्केट ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑल टाइम हाई बना देगा या सभी नेगेटिविटी से बाहर आ गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन आप प्योर ट्रेडर हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, खास करके मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अच्छा ट्रेड दे सकता है। कल हमने देखा था कि बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखी थी डेली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी पे। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, खास करके जिस तरह से ओवरसोल्ड सिनारियो है, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और दूसरे जो इंटरेस्ट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं और सेक्टर्स हैं, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी खास करके यहाँ से लॉन्ग करके चलना चाहिए ट्रेडिंग में। जो 51,100 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है वापस से ये 52,000 के टारगेट्स दिखा सकता है। और अभी आपकी जो लॉन्ग पोजीशन लेते हो तो स्टॉप लॉस आपका 50,500 का रखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी प्योरली फॉर ट्रेडर्स। 1 से 2 दिन का व्यू है, ज्यादा बड़ा व्यू मैं लेना नहीं चाहूंगा, उसको हम आगे रिव्यू करेंगे। पर जहां तक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आई थिंक बाय ऑन डिप शुड बी दी स्ट्रेटेजी। खास करके बैंक निफ्टी यहाँ से करीबन 900 पॉइंट की तेजी दिखा सकता है, और उस पोजीशन में आपका स्टॉप लॉस 50,500 होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियरली विनय जी ने मेंशन की, और एक चीज़ बार बार दोहराई कि ये ट्रेडर का ही बाजार है, आपको पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना है। मतलब कि हफ्ते भर 10 दिन ये सोच के आपको व्यू नहीं बनाना है शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे 1 दिन 2 दिन, क्योंकि अभी भी कहते हैं कि कॉन्फिडेंस की बाजार में कमी है। लेकिन हाँ, स्विंग आप देख सकते हैं। ये जो आज इंट्राडे में करेक्शन आया है, इसका आप बाइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 25,100 के आसपास का निफ्टी है, 25,300 तक हो सकता है कि निफ्टी अटेम्प्ट कर दे। आज हमने देखा था कि 25,200 के ऊपर निफ्टी निकला भी था। 50,500 का सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। तो ये इंडेक्स का हमने कह सकते हैं कि मूड टटोल लिया, नब्ज को चेक कर लिया। लेकिन स्टॉक्स पर लौटते हैं और ये समझते हैं कि आपके लिए शेयरों में खरीदारी के मौके या फिर बिकवाली के मौके क्या बन रहे हैं। खासतौर से आखिरी के 1 घंटे के लिए क्लोजिंग ट्रेड के जरिए हम ये जानेंगे। जतिन नमस्कार, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं, कहां पर आपका कन्विक्शन है? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो कन्विक्शन बन रहा है वो फार्मा स्पेस और ऑटो स्पेस में बन रहा है। जो फार्मा स्पेस में हमें लगता है कि सिप्ला एक अच्छा कैंडिडेट है लॉन्ग करने के लिए। वीकली चार्ट्स का अगर जो मैं स्ट्रक्चर देखूं तो 5 वीक का एक कंसोलिडेशन था, जो आज के ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। तो हमें लगता है
आने वाले दिनों में ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो सिप्ला में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1664 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1785 के। जो दूसरा हमारा रिकमेंडेशन है वो अशोक लेलैंड में है। तो अशोक लेलैंड में हमने देखा है कि बहुत ही एक शार्प करेक्शन देखने को मिला है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर जो अभी तक का कैंडल फॉर्मेशन देखें तो हमें लगता है कि अगर जो क्लोजिंग इन्हीं स्तरों पे आएगी या तो फिर इससे थोड़ा ऊपर आएगी तो एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा डेली चार्ट्स के ऊपर, जो एक बुलिश पैटर्न है। और आगे जाते हुए हमें लगता है कि अशोक लेलैंड में एक ओवरसोल्ड कंडीशन में से एक टेक्निकल पुलबैक की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। इसके लिए वो अशोक लेलैंड को लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 218 का और टारगेट रहेंगे 236 और 245 के। सेक्टर से अशोक लेलैंड पर खरीदारी की राय 236 से 245 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। इसी के साथ फार्मा सेक्टर से सिप्ला, यहां पर भी खरीदारी की राय है जतिन की तरफ से 1785 तक के लक्ष्य यहां पर दिखाई दे सकते हैं। विनय, आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन से रहेंगे? मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल रहेंगे और पहला मेरा भी फार्मा सेक्टर से ही बिलोंग करता है स्टॉक। बेसिकली फार्मा सेक्टर ने, फार्मा इंडेक्स जो है एनएसई में, उसने एक आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है। तो ऐसे मार्केट में जहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटी या जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पे एक ऐसा सेक्टर है कि जो अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है और फॉलो बाइंग भी आ रही है और टिक भी रहा है ऊपर के प्राइस पे। तो वो एक बहुत अच्छी साइन है। जैसे हम बात कर रहे थे कि पिछले दिनों पूरी लिक्विडिटी यहाँ से शिफ्ट होकर चाइनीज बाजार में जा रही थी और जिस तरह से मार्केट में एक अक्रॉस द बोर्ड हमने सेलिंग देखी थी, कहीं ना कहीं वो सिनारियो इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। आप आज के सेशन में देखेंगे तो भले ही बैंकिंग ऊपर से गिरा हो, लेकिन आईटी है, फार्मा है, थोड़े बहुत मेटल स्टॉक्स हैं, उसमें हमने थोड़ी नीचे से अच्छी रिकवरी देखी और फार्मा तो अपने मोमेंटम में कंटिन्यू ही कर रहा है। तो मुझे लग रहा है फार्मा सेक्टर में से एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, वो है लुपिन। लुपिन में 2280 2275 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हो। 2250 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड करूंगा अगर आप 1 दिन के या 2 दिन के ट्रेडिंग का व्यू रखते हैं तो। और अपसाइड में 2340 का टारगेट मैं रिकमेंड करूंगा ऑन द लॉन्ग साइड। दूसरा एक सेक्टर है जो इसका प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, वो है आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर में से मुझे लग रहा है एचसीएल टेक का टेक्निकल सेटअप काफी अच्छा है। तो एचसीएल टेक आप 1815 1817 के करीबन लॉन्ग कर सकते हैं। 1790 का एक छोटा स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और अपसाइड में 1855 का टारगेट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो 1 से 2 दिन का व्यू है, प्योरली स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेक्टर से और एक स्टॉक पर खरीदारी की राय लुपिन, जहां पर 2340 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और आईटी सेक्टर जिसके नतीजे भी शुरू हो जाएंगे, वहां से भी एक खरीदारी की राय है एचसीएल टेक, 1855 तक के लक्ष्य यहां पर भी दिखाई दे सकते हैं। इस बीच हमारे साथ हिमांग जानी भी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। हिमांग, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फंडामेंटल्स पर देखें तो इस साल ऑलरेडी भारतीय बाजारों ने अच्छे खासे रिटर्न्स दे दिए हैं। करीब ईयर टू डेट बेसिस पर 25% के लेवल्स निफ्टी पर भी दिखे हैं। तो अगर किसी का 2-3 साल का नजरिया है और अभी मार्केट में हाल ही में काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिखे हैं, तो आपका क्या व्यू बनेगा और कितने रीजनेबल रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए इंडियन मार्केट से? इंडियन मार्केट में पिछले 2-3 साल से एक अच्छा रैली हमने देखा है और ये ब्रॉड बेस भी है। निफ्टी में भी हमने अच्छा परफॉर्मेंस देखा है और मिड कैप और स्मॉल कैप्स में तो उससे भी बेहतर हमने देखा है। तो मेरा मानना है कि जो ओवरऑल अगर आप 2-3 साल की बात करें तो एक तो बात ये होगी कि अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ नजर आएगा। एटलीस्ट ये क्वार्टर में तो हम लोग 2-3% की ही ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, बट अगले 2 साल की अगर बात करें तो 12 से 14% का अर्निंग ग्रोथ होगा। और लॉजिकली स्पीकिंग निफ्टी के अंदर अगर 12 से 14% की अगर ग्रोथ आती है तो उसके आसपास के ही रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये हमें ध्यान में रखना होगा कि पिछले 2-3 साल बहुत ही जबरदस्त थे, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी सी रियलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि हर बार 20-25% का जो रिटर्न है इंडेक्स के अंदर या जो बड़ा रिटर्न जो स्मॉल कैप या मिड कैप देते हैं, उस तरह का रिटर्न हर साल अचीव कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वी शुड गो विथ रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशन, बट ये जरूर है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो अच्छा रहेगा।
फंडामेंटल्स पर अगले 2-3 साल के लिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप कहीं मत जाइए, कई और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बाजार में दूसरे दिन तेजी तो है, लेकिन ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है 25,050 के आसपास। और निफ्टी बैंक की जो तेजी रह गई है वो बेहद मामूली 50 अंकों के आसपास की। 600-650 अंक ऊपर था निफ्टी बैंक, लेकिन पूरी की पूरी तेजी आज हम हवा होते हुए देख रहे हैं। लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए जरा मौके कहाँ ये समझ लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। ऑप्शन का एक बढ़िया ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं देवांग शाह। देवांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या ट्रेड लेना है, कैसे बनेंगे पैसे? गुड आफ्टरनून। तो हम बात करें फार्मा सेक्टर्स की, काफी अच्छा हमने एक मोमेंटम देखा फार्मा स्टॉक्स में। तो फार्मा सेक्टर से ल्यूपिन हमें लगता है कि काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बनना है, स्टॉक्स में काफी मोमेंटम देखने मिला है। तो ल्यूपिन का 2300 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 32, टारगेट है 85। इसमें मैक्स प्रॉफिट अराउंड 14,875 का एंड मैक्स 7,650 का। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि फार्मा में तेजी है और कुछ कुछ कंपनीज को लेकर खबरें अलग अलग हैं। अब आप देखिए डिवीज करीब 8% ऊपर आकर ये कारोबार कर रहा है। सिटी की बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आई है डिवीज को लेकर। डॉक्टर रेड्डीज में भी हम तेजी देख रहे थे, लेकिन आपके लिए मौका बनेगा ल्यूपिन में 2300 वाली कॉल खरीदनी है 50 रुपए के भाव पर, और लक्ष्य 85, स्टॉप लॉस 32, अधिकतम मुनाफा 14,875 रुपए का और अधिकतम नुकसान होगा 7,650 रुपए का। तो ये आपके लिए स्ट्रेटजी ल्यूपिन के ऑप्शंस में। देवांग, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन ये रिस्क आप ध्यान में ज़रूर रखिए, 10 में से 9 लोग एफएनओ में पैसे गंवाते हैं। अधिकतम जो नुकसान होता है वो होता है करीब 50,000 रुपये का। तो ये ध्यान रख के बहुत सोच समझ कर आपको ट्रेड लेना है, और ख़ास तौर से स्टॉप लॉसेस का, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन आपको ज़रूर करना है। अच्छा, आज बाजार में देखिए स्ट्रेंथ शुरुआत में दिखी, आरबीआई पॉलिसी आई तो स्ट्रेंथ थोड़ी सी और बढ़ी जब स्टांस को जब चेंज किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है मार्केट में? क्या बॉटम बन गया है या फिर अभी और आपको वेट करना पड़ेगा? बाजार के जो बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं वो क्या मान रहे हैं बाजार की चाल को लेकर, और यहां से अगर बाजार को ऊपर जाना है तो कौन से वो लीडर्स होंगे, कौन से ऊपर खींचेंगे बाजार को? इस पर हमने एक विस्तृत पोल कराया है और पोल के नतीजे लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या सवाल हमने रखे एक्सपर्ट्स के सामने और आंसर्स किस तरह के आए हैं? जी बिल्कुल, हमने जो है ईटी नाउ स्वदेश में बाजार का मेगा पोल किया है और ऑफ कोर्स देखे कि बाजार में उतार चढ़ाव बहुत आ रही है। तो हमने जो है फंड मैनेजर से, एनालिस्ट से बातचीत की और बहुत सारे सवाल रखे उनके सामने और कुछ ऑप्शंस भी दिए। सबसे पहला सवाल है कि ये दूसरे दिन की तेज़ी है और क्या बाजार बॉटम बन गया है कि नहीं? हाँ, तो अभी एक भी नहीं आया है और कह नहीं सकते, यानी कि अनसर्टेनिटी है वो लगभग 60% जो है कह रहे हैं। अब बात करेंगे, हमारा दूसरा सवाल हमने पूछा था एक्सपर्ट से कि भाई निफ्टी की रफ्तार तेज़ होगी या निफ्टी बैंक की होगी, किसमें जो है अच्छी पकड़ देखने मिल सकती है या मूवमेंट देखने मिल सकती है? यहाँ पे दोनों की बराबरी की राय 60% आई है और निफ्टी बैंक अगर अलग से बात करें तो यहाँ पे 30% का जो है अनुमान है। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि सरकारी शेयरों में फिर से तेज़ी शुरुआत होगी, रैली वापस आएगा पीएसयू स्टॉक्स में? हाँ, जो है आंकड़ा बहुत कम है, उछाल पे निकले यानी कि जो एक टाइप से सेल होगा उस पर जो है जो राइज होगा उस पर सेल करने की जो राय है उस पर 50% जो है रिस्पोंडेंट्स ने कहा और 30% जो है नहीं का ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया है। चौथा स्टॉक जो है हमने निकाला था ये आपका कि किन शेयरों में जो है हाली गिरावट में एंट्री के जो है बेहतरीन मौके बन सकते हैं। 3 लार्ज कैप्स हमने चूज़ किए, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एल&टी। यहाँ पे एल&टी के कोई टेकर थे नहीं, रिलायंस में जो है फोकस है। यहाँ पे 60% कह रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री लेने पे बेहतर होगा इस स्टॉक पे। इसके अलावा प्राइवेट स्पेस से आपके बैंकिंग के एचडीएफसी बैंक भी शामिल थे, जहाँ पे 40% जो है इनको टोटल कवरेज मिला। आखिरी सवाल हमने एक्सपर्ट से पूछा था कि बाजार के लिए कौन सा ट्रिगर ज़्यादा अहम होगा, कौन सा मैक्रो ट्रिगर जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, तिमाही के नतीजे,
फेस्टिव सीज़न जो शुरू हो चुकी है और अमेरिका के चुनाव, यहाँ पे देखा गया कि फेस्टिव सीज़न में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं एक्सपेक्टेशंस है एक्सपर्ट्स का। हालांकि तिमाही के नतीजे और अमेरिका के जो चुनाव होने वाले हैं वो नवंबर के फर्स्ट वीक में इनकी घोषणा होने वाली है, उन पे जो है ज़्यादा मोमेंटम या जो है रीजंस आ सकते हैं जिस तरह बाज़ार मुड़ की जो मुड़ है वो जा सकता है। तो ये अहम जो है रेस्पोंडेंट्स की जो व्यूज़ है हमारे मेगा पोल में देखने मिले। बिल्कुल, मेगा पोल के नतीजे के साथ शरद हमारे साथ, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और फार्मा सेक्टर से डिवीज लेबोरेटरीज स्टॉक पर भी नजर डाल लेते हैं। शानदार तेजी इस स्टॉक में दिखी है, सिटी की रिपोर्ट के चलते यहां पर तेजी देखने को मिली है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, बताएं, करीब 8.5% की तेजी यहां पर दिखी है, रिपोर्ट क्या कहता है और आगे स्टॉक के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे? 8.5% के आसपास की तेज़ी देखने मिल रही है और स्टॉक जो है अपने लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। सिटी की रिपोर्ट आई जहाँ पे इन्होंने कवरेज की शुरुआत की और 6,400 का प्राइस टारगेट दिया और ख़रीदारी की सलाह इन्होंने दी थी। इनका कहना है कि ओवरऑल इंडियन फार्मा स्पेस में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी जो है इनकी सबसे पसंदीदा कंपनी है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे ख़रीदारी की सलाह दिया। पसंदीदा क्यों है? क्योंकि देखिए इनका कहना है कि जो ग्लोबल इनोवेटर्स है वो कहीं ना कहीं अपनी जो सप्लाई चेन की रिस्क है उसको डी रिस्क करना चाहते हैं। खासकर जो बायोसिक्योर एक्ट है यूएस का, वो एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है जिसके वजह से ये अपने आप को डी रिस्क करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ज़्यादातर डी रिस्किंग अगर आप देखेंगे तो चाइना से डी रिस्किंग हो रही है। ये हमने इसके पहले भी देखा, काफ़ी सारी कंपनी से हमने जब बात की थी तो कहीं ना कहीं निकल के भी आया था। और अब अगर ये यूएस बायोसिक्योर एक्ट आ भी जाता है तो ये बहुत बड़ा डी रिस्क करने का जो इनोवेटर्स है वो सोच रहे हैं। इनफैक्ट इनका कहना है कि डीवीज ने हाल ही में जो GLP-1 API है उसके लिए कहीं ना कहीं मंजूरी इसको मिली है और आगे चल के ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल जनरेट कर सकती है। कैलेंडर ईयर 2030 तक $800 मिलियन के आसपास का रेवेन्यू पोटेंशियल जो है वो यहाँ से निकल के आ सकता है। तो बड़ी चीज़ है अपने आप में। जहाँ तक वैल्यूएशंस की बात करें तो इनका कहना है कि नो डाउट ये डीवीज को इनके जो पास्ट वैल्यूएशन थे उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहे हैं और वो वैल्यूएशन इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। इनके जो एबिटा एस्टिमेट है FY 26 और 27 के अगर आप देखेंगे तो जो कंसेंसस एस्टिमेट्स है उससे 3 से 12% ज़्यादा है और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से जस्टिफाइड है क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी डीवीज के सामने है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसके चलते आपको री रेटिंग देखने मिल सकते हैं। इसके लिए इन्होंने अब कवरेज की शुरुआत की है। खरीदारी की सलाह है 6,400 के प्राइस टारगेट के साथ और स्टॉक लाइफ हाई पे ट्रेड भी कर रहा है। खरीदारी की सलाह, 6,400 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल्स पर सिटी की रिपोर्ट के चलते। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। ये तो हुई फंडामेंटल वजह, एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। विनय, आपसे पूछना चाहूंगी, चार्ट्स पर देखें तो क्या राय होगी और अगर किसी को फ्रेश पोजीशंस लेने हैं तो क्या ये सही समय होगा? स्टॉक ने अपने 3 वीक के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया है और डेफिनेटली स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव ही है। पर जहां तक ट्रेडर्स की सवाल आती है तो 8-9% बढ़ने के बाद ब्रेकआउट पॉइंट जो था वो 5600 पे था और अभी 6000 के ऊपर चल रहा है तो 400 रुपए ये ब्रेकआउट्स के बाद भी बढ़ चुका है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा रिट्रेस करना चाहिए। रिट्रेस करने के बाद आप नीचे के लेवल्स पे बाय करेंगे तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। इतना रनअप आने के बाद, खास करके जब किसी का अपग्रेड आया है और उसके चलते जो न्यूज डिस्काउंट हो चुकी है, इसके बाद आप यहाँ पे एंटर होंगे तो आई थिंक दैट वुड बी अ बिट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। तो नो डाउट पोजिशनल ट्रेंड अच्छा है लेकिन आप नीचे के लेवल्स पे एंट्री करेंगे तो ज्यादा रहेगा, तो अच्छा रहेगा। तो 200-250 रुपए का करेक्शन कभी भी आपको मिले तो तब उसमें आप लॉन्ग करके चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 200-250 अंकों का करेक्शन मिलेगा तभी खरीदारी के मौके डिवीज लेबोरेटरीज पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। 8.5% की शानदार तेजी यहां पर दिखी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और कई और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। निफ्टी में जो बढ़त है वो रह गई है सिर्फ 13 अंकों की और किसी भी वक्त और निफ्टी ना सिर्फ लाल निशान में जा सकता है बल्कि 25,000 का स्तर भी तोड़ सकता है। आधे घंटे का सत्र फिलहाल शेष है बाजार में आज के लिए, लेकिन जो शेयर निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर प्रेशर बना रहे हैं, जतिन में एक एक करके फटाफट नाम ले रहा हूं, आप जरा अपना व्यू देते जाइएगा और कुछ कोशिश करेंगे ज़्यादा शेयरों को कवर करने की। फिलहाल हम देख रहे हैं कि RIL में करीब 1.25% के आसपास की कमजोरी है।
शुरुआत आज बहुत अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी हरे निशान में जरूर हुई थी। फिलहाल ये 2750 के भाव के आसपास है। क्या करना है? और गिरेगा, शॉर्ट करें या फिर खरीदने का मौका है ये? देखिए, अगर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो हमें लगता है कि 2720 यहाँ पे एक क्रूशियल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। तो करंट स्तरों से हमें नहीं लगता है कि डाउनसाइड ज्यादा है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है शॉर्ट करने के लिए। तो वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी, शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए क्योंकि डाउनसाइड लिमिटेड है। ठीक है, शॉर्ट नहीं करना चाहिए, डाउनसाइड लिमिटेड है। आईटीसी आज हमने देखा कि 500 रुपए के ऊपर ये टिकने की कोशिश तो कर रहा था। आज ये शेयर आ गया है 500 रुपए के नीचे। फिलहाल डेज लो पर है, 3% के आसपास से गिरावट है। निफ्टी का टॉप लूजर है आईटीसी। क्या और गिरेगा जतिन? क्या इसको शॉर्ट कर दें या फिर इसमें बाय ऑन डिप्स वाला मौका खोजना चाहिए? देखिए, आईटीसी में आज के ट्रेडिंग सेशन में देखूं तो एक ब्रेकडाउन है डेफिनेटली। एक ब्रेकडाउन है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि इसमें फर्दर डाउनसाइड है टिल 480 लेवल्स। यहाँ पे 20 वीक का एवरेज का सपोर्ट आ रहा है। तो करंट स्तरों से अगर जो कोई 2-3% के फॉल के लिए खेलना चाहता है तो डेफिनेटली शॉर्ट किया जा सकता है। और अगर जो थोड़ा भी पुल बैक है तो वहां पे भी शॉर्ट किया जा सकता है। हमें लगता है कि डाउनसाइड है टिल 480। ठीक है, आईटीसी को लेकर ये व्यू। एक और शेयर जहां पर आज हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं और उस स्ट्रेंथ के पीछे की वजह यह है कि नोमुरा की अच्छी रिपोर्ट आई थी एसबीआई के शेयर को लेकर। हिमांग जी, आप जरा एसबीआई के बारे में राय दीजिए। नोमुरा को लगता है कि ये जो शेयर है भारत के बैंकिंग स्पेस में उनका टॉप पिक है, कन्विक्शन सबसे ज्यादा है और मौजूदा स्तर से वो करीब करीब 25% के अपसाइड देख रहे हैं। आपको भी क्या लगता है कि 800 रुपए के आसपास ये एक सही बाई है किसी को अगर थोड़ा सा लंबा 6 महीने साल भर सोच के अगर लेना हो शेयर को? तो बिल्कुल, आई थिंक जो बैंकिंग में कुछ स्टॉक्स है जो एक्चुअली अंडर परफॉर्म कर चुके हैं पिछले ऑलमोस्ट नाउ 3 मंथ्स में। पर मुझे लगता है कि वैल्यूएशन से और द फैक्ट दैट अभी क्वार्टरली नतीजे भी आएंगे, उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ कुछ बैंक्स जहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज रहेगा अर्निंग्स में, वहां पे एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका 3 महीने का नजरिया है तो भी मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्टिव है। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो नॉर्मली 12 मंथ्स या उससे ज्यादा अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए तो काफी कंपेलिंग लग रहा है मुझे स्टेट बैंक। मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर ये कम से कम 25 to 30% की अपसाइड दे सकता है। ठीक है, 1 साल में 25 to 30% का रिटर्न आपको एसबीआई जनरेट करके दे सकता है। लेकिन जिस बात की आशंका थी, देखिए निफ्टी आ गया है लाल निशान में और 24,950 के आसपास कर रहा है कारोबार। 962 का स्तर आपको दिखेगा, यानी कि दिन के ऊपरी स्तर से अगर आप जोड़ेंगे तो करीब करीब 250 पॉइंट नीचे आ गया है निफ्टी। और हम स्ट्रेंथ की बातचीत कर रहे थे, कल भी हम 12:30 बजे दोपहर में बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ ही मानस जायसवाल, उनका ये कहना था कि 25,200 के ऊपर टिकने के बाद ही निफ्टी को लेकर कन्विक्शन आएगा। लेकिन निफ्टी में इस लेवल पर क्या करना है, आप जरा बताइए जतिन। 24,950 का स्तर है, निफ्टी इस लेवल पर बाय है या फिर सेल है? देखिए, अगर जो मैं निफ्टी की बात करूं तो हमें लगता है कि ये जो पुल बैक आया था उसमें अभी भी अपसाइड है। हमें नहीं लगता है कि ये पुल बैक करंट स्तरों पे या तो फिर आज के जो हाई है 25,200 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो पुल बैक है ऊपर की तरफ फिर से कंटिन्यू होगा। हमें लगता है कि 25,350 तक एक पॉसिबिलिटी बनती है पुल बैक कंटिन्यू होने के लिए। तो मेरे को लगता है कि ये जो डिप आ रही है बाजार में करंटली, वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस का सजेशन दूंगा। 24,850 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर जो करंट स्तरों पे कोई बाय इनिशिएट करता है। तो हमें लगता है कि जो पुल बैक रैली है अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, आप निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है। और सेम चीज़ अभी विनय रजानी थी, वो भी ये कह रहे थे कि गिरावट का इस्तेमाल खरीदारी करने के लिए करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है ना कि देखिए, जो शेयर लगा के नहीं अब शायद बाजार को सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, वही नीचे खींच रहे हैं। आप एचडीएफसी बैंक को देखिए, आरआईएल को देखिए,
L&T का शेयर भी करीब 1.25% कमजोर है। इन तीनों शेयरों में 1% से ज़्यादा ही गिरावट है और अच्छा खासा वेटेज कमांड करते हैं। उसके अलावा कह सकते हैं कि जो डिफेंसिव्स हैं, जो कंजम्पशन वाले शेयर हैं, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, HUL, ये शांत हैं, गिरावट का शिकार हो रहे हैं। और तब जबकि कंजम्पशन को लेकर माना जाता है कि नवरात्रि या फिर जो त्यौहार के मौसम आते हैं उसमें इन कंपनीज के लिए ट्रिगर अच्छे बन जाते हैं। तो ये संकेत थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं और धीरे धीरे जो डिक्लाइंस का जो संख्या है ना वो बढ़ रही है। 850 शेयर कमजोर हैं और उसके मुकाबले 1750 शेयर अभी भी तेजी वाले हैं। लेकिन निफ्टी बैंक भी लाल निशान में है, 51,000 के नीचे 58 अंकों की गिरावट है और निफ्टी में गिरावट है 50 अंकों की। डे के हाई से करीब 250 पौने 300 नीचे आकर कर रहा कारोबार। लेकिन बाजार में आज खबरें कौन सी आई हैं, जरा ये समझ लेते हैं। मार्केट 83 लेकर हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। गौरव बताइए। तो आज अगर हम बात करें बाजार के खबरों की तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राइट्स के साथ। यहाँ पे एक अच्छा अपटिक जो है वो हमें देखने को मिला था और उसका मेन रीज़न ये है कि राइट्स ने अभी इमिरेट्स रेल के साथ जो है वो MOU साइन किया है। इसके चलते हुए UAE में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी रेल बिजनेस के रिलेटेड लेके, वहाँ पे कंपनी जो है वो कारोबार कर सकती है। इसके चलते हुए एक अच्छा अपसाइड जो है हमें इस कंपनी में देखने को मिला था। अगली बात करते हैं स्पाइस जेट की। तो यहाँ पर भी एक नई खबर है। तो कंपनी ने जो 13.2 करोड़ डॉलर्स का जो एक डिस्प्यूट था बैबकॉक एंड ब्राउन एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट के साथ, वो सेटल किया है। जो ओवरऑल सेटलमेंट है वो सिर्फ 2.25 करोड़ डॉलर्स में ही हुई है और इसके बाद हमने देखा कि एक अच्छी अपटिक जो है हमें इस स्टॉक में भी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं KPIT टेक के बारे में, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे 13% का एक स्टेक जो है आगे जाके जो खरीदा है एन ड्रीम्स कंपनी में। एन ड्रीम्स कंपनी जो है वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, गेम्स बनाती है ये कंपनी जो है वो, और इसमें अभी जो ओवरऑल स्टेक है वो 26% का हो चुका है। ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं पे कंपनी ने जो है 30 लाख यूरोज का किया है इस कंपनी में और इसके चलते हुए एक अपटिक हमें इस स्टॉक में भी देखने को मिला था। अगली बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की और यहाँ पे खबर यह है कि कंपनी ने मीटिंग के दौरान QIP के थ्रू 7,500 करोड़ रुपीज़ रेज करने के लिए जो परमिशन है वो दी है और इसके चलते हुए यहाँ पे भी एक अपटिक जो हमें देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं NBCC की। तो यहाँ पे खबर यह है कि कंपनी को कहीं पे 50 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑर्डर मिला है ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से और इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे भी एक अपटिक हमें इस स्टॉक में देखने को मिला था। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन जो है वो हमें आज के दिन में देखने को मिला था। आगे जाके भी इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफी जरूरी रहेगा। सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। शुक्रिया गौरव पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट पर नजर डालेंगे। करीब 6% की तेजी इस स्टॉक पर आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। स्पाइस जेट ने बॉबकॉक और ब्राउन एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट के साथ करीब $132 मिलियन के विवाद को सुलझा लिया है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ सुमित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सुमित, बताएं क्या डिटेल्स है जिसके चलते स्टॉक में भी करीब 6% की तेजी दिखी है? दिक्कतों से गिरी स्पाइस जेट, जिसने कुछ मुसीबतों का सामना किया था, कुछ पैसे जुटाए हैं। अभी स्पाइस जेट का कहना है, आज ये अनाउंसमेंट आई है कि उसने कुछ लेसर्स अपने हैं जिनसे सेटलमेंट किया है, करार किया है। वो जो जितना उनको देना था, लगभग देना था उनको कह सकते हैं $131 मिलियन, पर जो सेटलमेंट हुआ है वो हुआ है $22 मिलियन का। तो लगभग 1/4 पैसा ही देना पड़ेगा। स्पाइस जेट का कहना है ये बहुत बड़ा सेटलमेंट है इनके लिए। एयरलाइन जैसा हम जानते हैं पहले से ही उड़ने की तैयारी में है, वो वापस आना चाहती है। काफी फ्लाइट्स उसकी रद्द हुई थी, पर अब वो 3,000 करोड़ जब से उसने जुटाए हैं वो वापस आने की तैयारी में है। काफी प्लेन वापस लाना चाहती है फ्लीट में और अपने लेसर से, यानी जिनसे उसने पैसा लिया था या कोई डिस्प्यूट था, उनको सेटल कर रही है। सो ये आज सेटलमेंट इसी के में ही एक कड़ी में एक और सेटलमेंट माना जा रहा है। बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर स्पाइस जेट के लिए, जिसके चलते स्टॉक में तेजी दिखी है। इस बीच हमारे साथ SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह भी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुदीप, सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगी, स्पाइस जेट के चार्ट्स को देखें तो टेक्निकल्स पर क्या राय बनेगी? अगर किसके पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो क्या 6% की तेजी के बाद प्रॉफिट्स बुक कर लेने की सलाह होगी? गुड आफ्टरनून। मुझे लग रहा है जो हिसाब से स्पाइस जेट का जो एक ट्रेजेक्टरी है, चार्ट्स अगर हम वीकली चार्ट पर देखें तो जो हिसाब से ये 50-52 के जोन, सपोर्ट जोन लेके एक बार ये 65 के आसपास आया है, 65-66 पर। हालांकि हर बार जब देखते हैं ये 71, 73, 70
1 के जोन में जब जब आता है तब एक सेलिंग प्रेशर आता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे क्या है कि एक अपसाइड लिमिटेड है ये स्टॉक बहुत ही फेमस है ट्रैप करने के लिए। आप एक ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, हर बार न्यूज आ जाती है, 5-10-15% स्टॉक चल जाता है एंड फिर वहां से क्या होता है, बाय ऑन डिप्स में जो भी इन्वेस्टर्स बाय कर देते हैं वो फंस जाते हैं यहाँ पे और वो स्टॉक वापस से नीचे की तरफ की ट्रेंड पकड़ लेता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे क्या है कि आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए एंड स्पाइस जेट अगर किसी पास लोअर लेवल से है या फिर ऊपर के लेवल से फंसे हुए तो ये जो राइज मिल रहा है 68-70 के आसपास तक का भी जब मिलेगा तो वहां पे इसको एग्जिट करने के तौर पे देखें, ना कि इसको एक पोर्टफोलियो में या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ऐड करने के लिए। बिल्कुल, तो ये राय स्पाइस जेट पर। इस बीच थोड़ा सा मीडियम टर्म का नजरिया लगते हैं और हेमांग मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भारतीय बाजार इन लेवल्स पर देखें तो काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपको लगता है कि वैल्यूएशंस फिर भी रीजनेबल है और इन्वेस्टर्स लंबी अवधि के लिए नए पोजीशंस ले सकते हैं? देखिए, जो ये क्वार्टरली नतीजे आएंगे उसमें जो सेक्टर्स या स्टॉक्स में हमारा पॉजिटिव आउटलुक है उसमें कुछ तो फार्मा कंपनीज है जैसे सिप्ला, सन फार्मा, डिवीज ऑफ कोर्स आज बड़ा एक्शन में है ही। उसके अलावा गैस कंपनीज में हमारा आउटलुक काफी पॉजिटिव है, हमें लगता है कि ये क्वार्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके अलावा वोल्टास और जोमेटो जैसी कंपनीज में काफी अच्छा एक पॉजिटिव अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जोमेटो में लगभग 35% की अर्निंग ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और कुछ हेल्थ केयर कंपनी जैसे अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर लाल पैथलैब, ये कंपनीज में भी एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। तो इस तरह के पॉकेट्स जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आएगी वहां पे डेफिनेटली निवेशकों को एक्यूमुलेट करना चाहिए। वॉलेटिलिटी थोड़ी रह सकती है क्योंकि ग्लोबली भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा आईवीज हायर लेवल पे है और हमारे डोमेस्टिक मार्केट में एफआईआईज की सेलिंग चल रही है। तो जब तक वो एक स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो जो निवेश है वो थोड़ा पार्ट्स में करना चाहिए, 2 या 3 पार्ट्स में करेंगे तो मेरे ख्याल से एक सेंसिबल स्ट्रेटेजी होगी। वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लमसम इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा थोड़ा कर थोड़े समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी बीच एफएमसीजी सेक्टर पर नजर डालेंगे। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज की ट्रेडिंग सेशन में, करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर दिखी है। और एफएमसीजी शेयरों में से 2 स्टॉक पर नजर डालेंगे। एक है आईटीसी, करीब 3% से ज्यादा की गिरावट यहां पर, और नेस्ले में भी 2.5% की गिरावट है। जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी इन दोनों ही एफएमसीजी स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी, आईटीसी और नेस्ले? देखिए, इन द केस ऑफ आईटीसी हमें लगता है कि 480 का लेवल है जो हम ध्यान में रखते चलना चाहेंगे। वहां पे 20 वीक एवरेज का सपोर्ट है, तो हमें लगता है कि 480 तक एक डाउनसाइड पॉसिबल है इन द केस ऑफ नेस्ले। और अगर जो मैं इन द केस ऑफ आईटीसी, और अगर जो नेस्ले की बात करूं तो हमें लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में नेस्ले अपने क्रूशियल वीकली एवरेजेस पे आ गया है, यानी कि 2500 से लेके 2450, यहाँ ये इस जोन में यहाँ पे 20 और 40 वीक एवरेजेस का सपोर्ट है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं डेली चार्ट्स के ऊपर थोड़ा ओवरसोल्ड जरूर हो गया है, तो एक टेक्निकल पुलबैक बनता है इन द केस ऑफ नेस्ले। लेकिन आईटीसी में और 3-1% की डाउनसाइड है पॉसिबल है। ठीक है, थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है। अच्छा, गिरावट का एक और शिकार हो रहा है, एक और शेयर है आज नया रिकॉर्ड बनाया, वो है बीएससी लिमिटेड का। लेकिन ऊपरी स्तर से करीब 200 रुपये नीचे आकर, 200 सवा 200 रुपये नीचे आकर भी कारोबार कर रहा है बीएससी का। हालांकि लगातार तेजी हमने देखी है, महीने भर में अगर आप देखेंगे तो करीब 45-50% की रफ्तार दिखा चुका है। बीएससी को लेकर सुदीप आप जरा व्यू दीजिए, कहीं ना कहीं ऊपर ये कैप हो रहा है, बीएससी में क्या रणनीति अपनाएं? जिनके पास हो क्या वो बने रहें या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना, निकल जाना, ये ठीक रहेगा बीएससी से? नहीं अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बने रहना ज्यादा सेंसिबल है, क्योंकि ये जो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक है, जो हमने देखा था कि ये 3600 से भी पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ये 4400 तक आ चुका है।
तो आज जो सबसे ऊपर के लेवल पे बाजार टिक नहीं पा रहे, उसके वजह से हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, सिर्फ बीएससी नहीं, काफी स्टॉक्स तो सुबह 7-8%, 10% ऊपर थे और अच्छा मोमेंटम देखा गया था। वहां पे भी सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये पूरा स्पेस जो है, बीएससी है, कैम्स है, सीडीएसएल है, एक्सचेंज है, मार्केट जो इंटरमीडिएरीज वाला जो स्पेस है, यहाँ पे अभी भी बुलिशनेस है। और मुझे एक आध दिन के ऊपर से सेलिंग प्रेशर की वजह से मुझे नहीं लगता है यहाँ पे हमें पैनिक करना चाहिए। ओवरऑल सपोर्ट 38-3900 है, ये एक बेस बना रहा है, ये हायर लेवल्स पर थोड़ा वॉलेटिलिटी भी रहेगा। पर मुझे लग रहा है ये कि स्ट्रक्चरल स्टोरी है, जो हिसाब से अब जो 20 नवंबर के बाद जो हम ये हो रहा है कि दोनों एक्सचेंजेस एक एक ही वीकली एक्सपायरी रखेंगे, तो ये काफी जो एनएससी का जो शेयर था, जो 4 एक्सपायरीज एनएससी की थी, अब वहां से सिर्फ एक हो जाएगी। तो लोगों को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर चाहिए तो वो बीएससी के ही एक्सचेंज पे आके बीएससी की ही वीकली एक्सपायरी पर ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि वो जो एक शिफ्ट आएगा, उसको मार्केट ने काफी हद तक डिस्काउंट भी किया है, बट वो एक पेरिनियल शिफ्ट रहेगा। तो बीएससी का स्टॉक 2-4-5% के पैनिक में हमें छोड़ देना नहीं चाहिए। इसको एक लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से अकाउंट, मतलब अपने जो डीमैट में इसे रख के भूल जाइए। ये यहाँ से भी एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक। ठीक है, बीएससी को लेकर ये व्यू। अच्छा, एक शेयर है जो थोड़े बड़े साइज का है, टिक साइज बड़ा है, रिटेल का बहुत फेवरेट नहीं होगा, वो है पेज इंडस्ट्रीज का। लेकिन इसमें तेजी लगातार बढ़ रही है, कल भी अच्छी मजबूती थी और आज का सत्र भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि इतने बड़े साइज का शेयर होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से कोई प्रॉफिट टेकिंग के इंट्राडे में संकेत नहीं आए हैं। कुछ टाइम पहले मुझे याद है कि रिलायंस के को लेकर कुछ खबर चल रही थी कि क्या रिलायंस इसको अक्वायर करेगा, टेक ओवर करेगा, इस तरह कुछ खबरें चल रही थी। पेज इंडस्ट्रीज को लेकर एक जरा व्यू दीजिए हेमांग जी, कैसी लगती है आपको कंपनी और इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और जो अपनी कैटेगरी है उसमें एक मार्केट लीडर है और काफी समय के बाद ये कंपनी में हम एक अच्छा ग्रोथ और अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री देख रहे हैं। और ये क्वार्टर के अंदर भी हमें लगता है कि एक अच्छा आप अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे, लगभग 18% का। तो डेफिनेटली एज ए डिफेंसिव कंपनी, एक जहाँ पे जो सेक्टर के अंदर एक थोड़ा सा स्टेग्नेशन आ गया था, उसके सामने एक अच्छा सा ग्रोथ देख रहे हैं। तो इसमें जरूर से मैं समझता हूँ कि निवेश करना चाहिए। और ये 12 मंथ्स के अंदर मुझे लगता है कि 18 से 20% की अपसाइड दे सकता है। 18 से 20% के अपसाइड के लिए आप पेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेड के लिए जरा एक बार सुदीप आप चेक कीजिए, एक्साइड 500 रुपए के ऊपर फिर से ये शेयर निकला है, 520 रुपए के आसपास का भाव है और आई थिंक ये 620 का इसका 52 वीक हाई है पेज इंडस्ट्रीज का। एक बार एक्साइड का जरा चेक करके बताइए, एक्साइड और चलेगा क्या? एक्चुअली अगर हम एक्साइड का चार्ट देखें तो जो हिसाब से स्टॉक ने 2 अगस्त के बाद का जो कंसोलिडेशन, पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये पहला, तब तकरीबन 13 वीक्स का कंसोलिडेशन जो स्टॉक कर रहा था 514 और 460 के बीच में, वहां से एक वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट आया है, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और प्रायर ट्रेंड जो काफी स्ट्रॉन्ग था पिछले काफी महीनों का। तो मुझे लग रहा है ये एक बड़े अप ट्रेंड के बाद स्टॉक में कुछ वक्त गुजारा है, ये 460 480 के रेंज के आसपास, 460 और 510 के रेंज के आसपास, और वहां से ब्रेकआउट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, एक अच्छा स्टॉक है। तो यहाँ और आज भी जो हिसाब से मार्केट में जो ऊपरी स्तर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ मुझे नहीं लग रहा है, थोड़ी भी पोजीशन हल्की हो रही है, 3-4 रुपए ऊपर से खाली स्टॉक घटा है। मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है आज के ये मार्केट में भी। तो एटलीस्ट यहाँ से अगले कुछ दिनों तक, जब तक ये 505 लेवल्स के ऊपर है, तो 535 540 के लेवल्स भी ये स्टॉक में आ सकते हैं। तो इसमें बने रहिए और पैनिक ना करें। मुझे लग रहा है डिप्स में यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आ सकता है और इसी के साथ इसका एक हम बोल सकते हैं, एक इसकी फैमिली का और एक स्टॉक है अमर राजा बैटरी। अब ये स्पेस में से भी अभिषेक जी, अमर राजा बैटरी में भी आज लोअर लेवल से बाइंग नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है जरूर ये स्पेस में कुछ है कि यहाँ पे कुछ बज है, तो ये अगले कुछ दिनों में ये हमारे फोकस में रहना चाहिए। ठीक है, फोकस में रहना चाहिए। हमारा राजा का शेयर भी 2.5% के ऊपर फिलहाल कारोबार कर रहा है। चलिए 3:20 होने के हैं, थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे
Hyundai मोटर इंडिया के आईपीओ को लेकर डिटेल 15 अक्टूबर से इशू खुल रहा है, 15 से 17 अक्टूबर तक खुलेगा। 25,000 करोड़ रुपए के साइज की बात हो रही है। डिटेल्स क्या है और मारुति के मुकाबले से अगर हम इसको कंपेयर करें तो किस तरह से कंपनी स्टैंड करती है, ये समझेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, पहले बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड समझ लेते हैं। आपसे जानेंगे पहले इसको लेकर, सुदीप, बीटीएसटी क्या सौदे डालें अभी कल के लिए किसी को खरीदना है, बेचना हो तो? जो हम आज सुबह से देख रहे हैं कि फार्मा स्पेस में बहुत ही ज्यादा बज़ है, बट फार्मा के अलावा अभी एक ऑब्वियस ट्रेड हो चुका है कि फार्मा में बुलिशनेस है, बट इसके अलावा एक स्पेस है जो साइलेंटली मूव कर रहा है, जो कि पहले अप ट्रेंड में था, वो है कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स में से मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन जो देखा गया है वो है सीमेंस में। तो मुझे सीमेंस में यदि हम देखें तो यहाँ पे भी तकरीबन 12 से 13 सप्ताह का एक कंसोलिडेशन हो रहा था, और वो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट अभी आया है वॉल्यूम्स के साथ, तो ओपन इंटरेस्ट भी लॉन्ग साइड यहाँ पे बढ़ रहा है एग्रेसिवली। तो 7600 के स्टॉप लॉस है, 7800, 7850 के टारगेट सीमेंस पे मुझे लग रहा है बीटीएसटी और आने वाले 1 से 2 सत्रों में आ सकते हैं। सीमेंस आज तमाम एक्सपर्ट के रडार पर हैं, और कैपिटल गुड्स में अगर आप देखेंगे तो सीमेंस, एबीबी, एलएनटी या फिर कमिंस, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। और सीमेंस पर सुबह से मैं 2-3 लोगों से सुन चुका कि अगर आपको कैपिटल गुड्स में लेना है तो सीमेंस लेना है, और इसकी तस्दीक फिर से हो गई है कि आपके लिए ये शेयर बेहतर है ट्रेड के लिहाज से। जतिन, आप बताइए, आपकी नज़र कहाँ पर है, क्या करना है बीटीएसटी? देखिए, कैपिटल गुड्स पे हमारी भी नजर है। हमें लगता है कि उसमें से पीएसयू बैंक जो बीएचईएल है, उसमें एक शार्प डिक्लाइन ऑलरेडी हमें देख चुका है, और एग्जैक्टली अपने 200 डे मूविंग एवरेज से कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई है। हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भले ही थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है ओवरऑल मार्केट के साथ, लेकिन लगता है कि आने वाले दिनों में बीएचईएल में अच्छी खासी एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकती है ऊपर की तरफ। तो बीएचईएल में बीटीएसटी ट्रेड लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 260 का, और ऊपर में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 272 और 275 के। ठीक है, 272 और 275 के लिए आपको बीएचईएल में आपको ट्रेड करना है। 264 का भाव है। कल हमने अच्छे से शेयर को चढ़ते हुए देखा था, आज भी ऊपर था, लेकिन देखिए दिन के ऊंचाई से अपनी स्ट्रेंथ को गंवाकर फिलहाल लाल निशान में कारोबार कर रहा है। लेकिन कार बनाने वाली पहली विदेशी जो कंपनी है भारत में, Hyundai मोटर इंडिया का जो आईपीओ है 15 अक्टूबर से खुल रहा है, और ये इस आईपीओ को लेकर चर्चा बहुत है 2 रीज़न से। एक तो मतलब अगर हम ऑटो स्पेस में देखेंगे तो बहुत टाइम के बाद कोई मतलब कार कंपनी का कोई आईपीओ आ रहा है। दूसरी चीज़, विदेशी कंपनी है, मारुति की कह सकते हैं कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। और एक रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को थोड़ा सा सक करेगा बाजार से। 25,000 करोड़ रुपए का जब आईपीओ आएगा तो पैसे तो नहीं है, वो चाहे मार्केट में आए या फिर किसी आईपीओ में जाएं। तो इन सारी रीजंस के चलते चर्चा में बहुत है। इशू के डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए क्या क्या डिटेल्स हैं Hyundai मोटर इंडिया के आईपीओ को लेकर? देखिए, करीब 2 दशक बाद कोई ऑटो कंपनी यानी कि कार बनाने वाली कंपनी जो है वो भारत में आईपीओ लेके आ रही है, और वो है Hyundai मोटर्स इंडिया। इसका आईपीओ जो है वो 15 अक्टूबर को खुलेगा, और 17 अक्टूबर को ये आईपीओ जो है वो बंद होने वाला है। प्राइस बैंड जो है 1875 रुपये से 1960 रुपये का है, और ये आईपीओ का साइज अगर आप देखेंगे करीब 27,870 करोड़ का है। यानी कि अब तक देखेंगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ जो है वो भारत में अब यहाँ पे खुलने वाला है। और ये पूरा का पूरा ओएफएस होगा, जहाँ पे इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है Hyundai मोटर कंपनी, वो करीब 14.2 करोड़ शेयर यानी कि करीब 7.5% के आसपास का स्टेक जो है इसमें बेचने वाली है। उस लिहाज से अगर आप वैल्यूएशन निकालने जाए तो इसकी वैल्यू करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप जो है वो इस कंपनी का निकल के आता है। लिस्टिंग डेट माना जा रहा है कि करीब 22 अक्टूबर के आसपास की होगी। देखिए, इंडिया की सेल्स अगर आप देखेंगे तो Hyundai मोटर्स की जो ओवरऑल सेल्स है उसमें से करीब 76% के आसपास भारत के मार्केट से आती है, बाकी ये एक्सपोर्ट्स करते हैं। और हाल फिलहाल में आपने देखा था कि एसयूवी मार्केट में कंपनी की ग्रोथ काफ़ी बेहतर हुई थी। इनफैक्ट FY21 से 24 तक की अगर आप रेवेन्यू CAGR ग्रोथ देखें तो करीब 14% के आसपास की है, एबिटा करीब 21% के आसपास की है, जो कि ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के आसपास ही है। मार्जिन कंपनी के करीब 13% के हैं, और अगर आप पी के फ्रंट पे देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ का जो पी है वो 26 का है, और अगर यहाँ से आप 20-25% के आसपास की ग्रोथ लगाएं
तो FY26 का जो P निकल के आता है वो करीब 18.3 के आसपास आता है। हालांकि ये इंडस्ट्री से थोड़ा सस्ता नज़र आता है जिस तरह की ग्रोथ ये कंपनी कर रही है। तो एक बड़ा IPO है जो कि भारतीय मार्केट में खुलने वाला है। 15 अक्टूबर को Hyundai का IPO खुलेगा और 17 अक्टूबर को ये बंद होगा, तो आपके लिए IPO में पैसा लगाने का और एक मौका है। बिल्कुल, करीब 28,000 करोड़ कंपनी जुटाना चाहती है। बड़ा IPO है जिस पर सबकी नजर रहेगी। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब दूसरी तिमाही के नतीजे कल से आने शुरू हो जाएंगे और IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी TCS के नतीजे कल आएंगे। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं पूरे IT सेक्टर और इन पर्टिकुलर TCS के नतीजे इस क्वार्टर में कैसे रह सकते हैं? जी बिल्कुल, पहला निफ्टी अर्निंग्स, पहला IT अर्निंग और ये है TCS फोकस में रहने वाला। इस साल देखें तो स्टॉक 12% ऊपर हो चुका है। देश का सबसे बड़ा जो है आपका IT कंपनी है। अगर बात करें Q2 नंबर्स की कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो CC ग्रोथ होता है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, उसका अनुमान है कि 1.1% रहेगा। कंपेयर करें सीक्वेंशियली तो वो 2.2% है। डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो 2% के जो उछाल का अनुमान है और रुपी रेवेन्यू में 2.5% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन्स 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकते हैं सीक्वेंशियली, और वही अगर आंकड़ों की बात करें पैट की तो 3.5% का ग्रोथ का अनुमान है। इंपॉर्टेंट बात होता है जो बड़े बड़े डील्स देखे जाते हैं जिसको TCV कहते हैं, वो लगभग 8 से लेकर $10 बिलियन आ सकता है। बट कुछ एक्सपेक्टेशंस है जिनके बारे में बताऊंगा मैं। लगभग आप कह सकते हैं $5 मिलियन का एक इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आ सकता है BSNL से। BFSI सेगमेंट में पिकअप देखने मिल सकती है ऑर्डर की। हालांकि ओवरऑल वीकनेस Q2 में देखने वाले हैं क्योंकि UK में स्लो डाउन देखने मिल रहा है। UK की बिजनेस में स्लो डाउन है। वेज हाइक्स का जो है इम्पैक्ट जो फर्स्ट क्वार्टर में लिया था वो सेकंड क्वार्टर में नहीं दिखेगा, और मार्जिन्स की जो इम्पैक्ट है वो BSNL डील को बढ़ाने के चक्कर में जो है मार्जिन पे थोड़ी प्रेशर आ सकती है, और थोड़ी डेवलप्ड जोग्राफीज़ में भी सस्टेन जो है स्लो डाउन है। ओवरऑल जो है कंपनी की अगर बात करें तो यूरोप की आउटलुक वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी और वो चैलेंजिंग देखने मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहेगी और ग्लोबल परफॉर्मेंस क्या रहेगी उस पे जो है ओवरऑल रिजल्ट्स निर्भर है। डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए तो TCS के नतीजे कल आएंगे जिस पर सबकी नजर रहेगी। हिमांग, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने दूसरी तिमाही के एक्सपेक्टेशंस की तो बात की थी, लेकिन IT सेक्टर पर इन पर्टिकुलर आपसे नजरिया लेना चाहूंगी। बिल्कुल जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी TCS पर आपकी क्या राय रहेगी? जून से अब तक देखें तो IT सेक्टर में करीब 25% की तेजी दिखी है इंडेक्स लेवल पर। इन पर्टिकुलर नतीजों के पहले TCS पर आपका क्या ट्रेड होगा? देखिए TCS पे अगर जो मैं बात करूँ तो रिसेंट का जो लास्ट 4 to 5 वीक्स का अगर जो प्राइस एक्शन देखें तो अराउंड 4600 से लेके 4200 तक का एक करेक्शन आया है। वो करेक्शन के कारण वो अपने 20 वीक एवरेज के सपोर्ट के आसपास आ गया है। तो हमें लगता है कि सपोर्ट के आसपास है, और आई थिंक आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में रिजल्ट्स भी है। तो हमें लगता है कि थोड़ा ट्रिकी सिनेरियो रहेगा। अगर जो इनलाइन या तो फिर अबाउ थोड़े एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स आते हैं तो हमें एक शार्प रन अप जरूर देखने मिल सकता है। अगर जो निराशाजनक आते हैं तो हमें लगता है कि सपोर्ट कहीं ना कहीं आसपास ही है। तो डाउनसाइड लिमिटेड लगता है दोनों ही सिनारियोज में। हमें लगता है कि अपसाइड पॉसिबल है टिल द लेवल्स ऑफ 4400 4450। तो अगर जो मेरे को एक कोई ट्रेड लेना होगा तो डेफिनेटली मैं एक स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग ट्रेड लेना ही पसंद करूंगा, क्योंकि ओवरसोल्ड है और सपोर्ट के आसपास आके ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, TCS को लेकर रिव्यू। TCS से कह सकते हैं कि रिजल्ट सीजन की औपचारिक तौर पर धुआंधार एक शुरुआत हो जाएगी, और देखते हैं कि वहाँ से ट्रेंड क्या निकल के आते हैं। बहुत ही क्लोजली कीनली वॉच कर रहा है मार्केट इस रिजल्ट सीजन को। हालांकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है, वो मिक्स्ड कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स हैं रिजल्ट्स को लेकर। लेकिन IT शेयरों ने हाल फिलहाल में तेज़ी दिखाई है और ये फोकस में ज़रूर रहेंगे, थोड़ा दिशा देने का भी काम करेंगे, क्योंकि वेटेज के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा वेटेज IT का ही होगा निफ्टी में। और ख़ास तौर से जब विदेशी निवेशक पैसे लगाते हैं तो बैंकिंग को, IT को, फार्मा को बहुत ही क्लोजली वो ट्रैक करते हैं। चलिए, बाजार बंद होने में 1 मिनट के आसपास समय रह गया है, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है उससे ना तो मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ ना उससे बहुत हैरान हूँ, क्योंकि 25,000 का लेवल होल्ड होता हुआ दिख रहा है। उसके आसपास की क्लोजिंग होगी। निफ्टी बैंक की बात करें 67 अंक ऊपर सिर्फ आपको दिखेगा। एक चीज़ अच्छी है बाजार में, इनफैक्ट 2 चीज़ अच्छी है।
एक तो इंडिया विक्स 15 के नीचे आया है। 15 के नीचे आना यानी कि वॉलेटिलिटी का कम होना। 15 से 35 का जो बैंड होता है वो मीडियम वॉलेटिलिटी, और 35 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी के स्तर आ जाते हैं। तो 15 के नीचे इंडिया विक्स है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ज़रूर आज तेज़ी के पक्ष में आप देखेंगे। 1800 शेयर ऊपर हैं, 797 शेयर आज कमजोरी के साथ बंद होने जा रहे हैं। लेकिन निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक आज ये कमजोरी दिखा रहे हैं। निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स आप देखिए 1.5% नीचे, क्योंकि आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, एचयूएल ये तमाम निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल हैं। फार्मा इंडेक्स में 2% की आज मजबूती, और उसकी अगर हम कंट्रीब्यूटर्स को देखेंगे, सिप्ला आज टॉप गेनर रहा है 2.5% की तेज़ी के साथ। और इसके अलावा हमने ल्यूपिन में, डिवीज़ में कुछ शेयर ये रहे तेज़ी के। अब इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां हैं, एबीबी, सीमेंस, वहाँ पर अच्छी तेज़ी रही। नोमुरा की अच्छी रिपोर्ट आई थी। एचडीएफसी एमसी को लेकर 5000 के टारगेट बताए, 4% नोमुरा के शेयर में हमने तेज़ी देखी। डिवीज़ पर सिटी की रिपोर्ट थी, डिवीज़ करीब 7.5% चढ़ा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एस्कॉर्ट्स को लेकर भी कोई रिपोर्ट थी, और एस्कॉर्ट्स के शेयर में भी आज हमने 4% के आसपास की तेज़ी देखी। लेकिन कंजम्पशन का मूड खराब रहा। आईटीसी 3% टूटा, नेस्ले 2.5% टूटा है। इसके अलावा एचयूएल में, ब्रिटानिया में 1.5% के आसपास की कमजोरी रही। लेकिन जो बाजार के जो दिग्गज हैं, जो कहीं न कहीं दिशा देते हैं, दशा तय करते हैं, रिलायंस 2.25% कमजोरी कल की तेज़ी के बाद आज वहाँ पर हमने फिर से बिकवाली बढ़ते हुए देखी। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग शेयरों को देखेंगे तो वहाँ पर एचडीएफसी बैंक करीब 1.25% नीचे क्लोजिंग देने के लिए तैयार है। हालांकि लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी एचडीएफसी बैंक में ज़रूर आई है। फिर भी 1630 रुपये के आसपास, 1637 रुपये के आसपास फिलहाल ये क्लोज करने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं जो 25,200 का स्तर था उसने रेजिस्टेंस का काम किया। आरबीआई की पॉलिसी ज़रूर आई। पॉलिसी में हमने देखा कि स्टांस को न्यूट्रल किया गया, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से बदल की, लेकिन बाजार के बहुत ज़्यादा काम आई नहीं। शुरुआत में जो 600 अंकों पर था निफ्टी बैंक पॉलिसी आने के बाद, वो अब सिर्फ 60 पॉइंट ऊपर क्लोज देने के लिए तैयार है। तो कह सकते हैं कि एक मिक्स्ड क्लोजिंग है, लेकिन अभी भी वेट एंड वॉच वाली ही स्थिति है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेड करना चाह रहे हैं तो बाय ऑन डिप्स की आपको रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन बाजार के लिए जो सपोर्ट है वो 25,000 पर ही है। 25,000 अगर नहीं डिफेंड होता फिर 24,800 के दायरे फिर से खुल जाते। लेकिन ऊपर की तरफ 25,200 बाजार के लिए काफ़ी एक क्रूशियल जंक्शन होगा। देखते हैं कि कल बाजार की चाल क्या रहती है। कल टीसीएस के नतीजों पर भी नजर रहेगी। हालांकि नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, लेकिन जो स्टॉक्स होंगे वो फोकस में ज़रूर होंगे, उन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर फिलहाल समाप्त करेंगे, लेकिन शो को वाइंड अप करने से पहले